चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है क्योंकि मिशन अरुणाचल प्रदेश पर है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अमित शाह आज और कल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले सीमावर्ती गांव किबिथू जाएंगे गृह मंत्री और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का यहां पर उद्घाटन करेंगे। नो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। तो 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया जाएगा। 11 अप्रैल को गृह मंत्री नमती मैदान का भी दौरा करेंगे। वालांग वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे गृह मंत्री शाह। गृह मंत्री शाह दरअसल 2 दिनों के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। शाह इस दौरान आज और 11 अप्रैल को भारत चीन सीमा से लगे गांव किबिथू में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दौरे के पहले दिन वो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव गांव के किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। शाह अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गोल्डन जुबली बॉर्डर एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किबिथू में बनाए गए 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इन बिजली परियोजनाओं से सीमावर्ती गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 4800 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का स्वीकृति दी। इसमें 2022 से 23 से 2025 से 26 तक सड़कों को जोड़ने के लिए 2500 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांव को चिन्हित कर विकास कार्य किया जाएगा। पहले चरण में 662 गांवों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़ी है बड़ी बैठक है। बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बम्बई समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय करने का काम जारी है। बता दें कि रविवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई है। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श के लिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीसी के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तय किया जाएगा कि बीजेपी तकरीबन 90 के आसपास विधायकों को फिर से टिकट देगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ज्यादातर सिटिंग विधायकों को ही टिकट देने वाली है। वैसे इस बारे में आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में हो जाएगी। कर्नाटक में फिर से सत्ता में आने का प्रयास कर रही बीजेपी ने 224 में से लगभग 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो बता दें आपको कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कर्नाटक का जातीय गणित क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में ओबीसी 20% है, लेकिन अगर हम बात कर लें वहां पर जातीय गणित की तो दलित यहां पर 19.5% है, क्योंकि 10 मई को यहां पर चुनाव होना है। और ऐसे में यहां का जातीय गणित क्या है ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुरुबा जो कि एससी में आते हैं वो 7% है। ये हमने आपको जातीय समीकरण जो है वो बताए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लिंगायत की तो 224 में से 52 विधायक लिंगायत समुदाय से आते हैं और यहां पर लिंगायत समुदाय का एक खास प्रभाव माना जाता है। बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। दरअसल लिंगायत समुदाय को तीसरा प्रमुख मठ कुर्बा समुदाय से है। कुर्बा आबादी 7% है और इसका मुख्य मठ
भी नजर आता है। वहीं बीजेपी का वोट बैंक लिंगायत समुदाय को माना जाता है। 80 विधानसभा सीटों पर इनका पूरा प्रभाव माना जाता है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा इसी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय से राज्य में 6 सीएम हुए हैं। वोक्कालिगा के मठों की संख्या की बात कर लें तो ये 150 है। वहीं 80 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा भी इसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक का जो जातीय गणित है वो आपको बताया, ओबीसी यहां पर 20% है। और अगर हम बात कर ले यहां पर दलित समुदाय की तो 19.5%। कर्नाटक में मठों का कितना प्रभाव है तो कर्नाटक में कुल 600 मठ हैं और मठों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर हम वोट बैंक की बात कर ले, सबसे ज्यादा लिंगायत समुदाय जिसके 400 मठ हैं। क्योंकि कर्नाटक की बातों और मठों को अगर नजरअंदाज कर दें तो शायद किसी भी पार्टी के लिए जीत मुश्किल है। यहां पर वोक्कालिगा समुदाय के 150 मठ हैं, यानी सबसे ज्यादा जो तरजीह दी गई है लिंगायत समुदाय जिनके 400 मठ है। कुर्बा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ कर्नाटक में हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात कर ले लिंगायत समुदाय की तो सबसे ज्यादा उसके मठ है। 3 समुदाय के राज्य में 38% वोटर्स हैं। कर्नाटक में मठों का प्रभाव दरअसल बहुत ज्यादा है और इस लिहाज से 34 साल से मठों का कर्नाटक की राजनीति में दखल सीधे तौर पर माना जाता है। इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि जो मठ है वो उनके पक्ष में रहें और खासकर लिंगायत समुदाय को लेकर ये जरूर कहा जाता है कि उनके मठों का जो प्रभाव है वो हर राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करे। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी जेडीयू। सभी सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जनता दल यूनाइटेड जिसने यूपी में नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। आगामी 4 मई और 11 मई को दरअसल मतदान होना है। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और ऐसे में जेडीयू ने भी इस बार ऐलान किया है कि निकाय चुनाव में जेडीयू भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। दरअसल नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। विश्व होम्योपैथी दिवस है आज, इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में दरअसल सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने इसका आयोजन किया है। इस साल की थीम वन हेल्थ वन फैमिली रखी गई है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल यानी कि आज विश्व होम्योपैथी दिवस यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इस दिन की एक खास थीम के तहत इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बता दें कि इस साल की थीम रखी गई है वन हेल्थ वन फैमिली। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली है और हर साल 10 अप्रैल को इस पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूरी दुनिया में लोगों को होम्योपैथी दवाओं पर दरअसल भरोसा है। होम्योपैथी शरीर को ठीक कर देती है, औसत व्यावसायिक सफलता दर को बढ़ाता है। होम्योपैथी दिवस पर लोगों को जागरूक किया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक हेनीमैन की जयंती के रूप में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है।
दरअसल पूरी दुनिया में लोगों को होम्योपैथी पर भरोसा है। होम्योपैथी शरीर को एकदम ठीक कर देती है, औसत व्यावसायिक सफलता दर को बढ़ा देती है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। न्यूयॉर्क के JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड बैंक और IMF की बैठकों में भी हिस्सा लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज से 16 अप्रैल तक दरअसल ये बैठक होंगी। G20 और अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। वॉशिंगटन DC में स्प्रिंग बैठक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका पहुंच चुकी हैं। बता दें कि न्यूयॉर्क के JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जयवाल ने उनकी अगवानी की है और यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग बैठक और अन्य G20 बैठकों में हिस्सा लेंगी। ये बैठक 10 से 16 अप्रैल तक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 की बैठक की मेजबानी करेंगी और विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेंगी। इस दौरान वो 12 से 13 अप्रैल को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ संयुक्त रूप से G20 के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की दूसरी बैठक की मेजबानी करेंगी। बता दें कि इस समय भारत G20 का अध्यक्ष है। G20 से संबंधित कुछ अन्य बैठकों की भी मेजबानी करेंगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि भारत 20 से 30 साल में विश्व गुरु बन जाएगा। दुनिया में हमारे प्रति विश्वास जगा है। भारत बड़ा हो, ये विश्व की जरूरत है। भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कहा गया। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत की ओर से यह बयान दिया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में एक समारोह में भागवत ने कहा कि भारत 20 से 30 साल में विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। बता दें कि मुंबई में भागवत ने कहा कि 1857 के बाद देश के बारे में इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत धारणाएं हमारे विकास को धीमा करने के लिए फैलाई जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी तर्क के आधार पर हमसे बहस नहीं कर सकता। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक चौगुले के 75वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की जेल में 44 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। हल्द्वानी जेल में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं कैदी। उत्तराखंड की जेल में 44 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। हल्द्वानी जेल में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं कैदी। एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव पाई गई है। मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन के होश उड़ गए हैं। HIV पीड़ितों के लिए एक ART केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड की जेल में 44 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। एक महिला भी HIV पॉजिटिव मिली है। जैसे ही इस बात की जानकारी जेल प्रशासन को हुई तो प्रशासन के होश उड़ गए। मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर ये कैसे फैलता है? ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है, क्या है, ये तो अब जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। ट्रीटमेंट ART के अंदर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू जो NACO की गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उनकी टेस्टिंग की जाती है, कितना वायरल लोड है, कितनी CD4 काउंट है, क्या इन्फेक्शन है, उनको उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट किया जाता है।
उत्तराखंड से ये खबर, जहां पर 44 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कोविड तैयारियों का पता लगाने को लेकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आज और कल देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को एडवाइजरी भी जारी कर दी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 10 और 11 अप्रैल को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र के भाग लेने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एम्स झज्जर से मॉक ड्रिल की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों से भीड़ भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल कर हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है। सुबह 10 बजे से ये अहम बैठक शुरू की जाएगी। कई अहम फैसलों पर सरकार इसमें मोहर लगा सकती है। जालंधर उपचुनाव से पहले बुलाई गई है ये बैठक। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में ये बैठक होगी। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक है ये। पंजाब सरकार ने कैबिनेट की अगली मीटिंग आज बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, कई अहम ऐलान की संभावना है। मीटिंग के एजेंडे की सूचना फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। ये मीटिंग पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सुबह 10 बजे शुरू होगी। जालंधर उपचुनाव से पहले बुलाई गई इस कैबिनेट मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कैबिनेट मीटिंग में पंजाब संबंधी कुछ अहम फैसले पर मोहर लगा सकती है। आप द्वारा बीते दिनों बेमौसमी बारिश से प्रभावित किसानों को बैसाखी से पहले मुआवजा राशि देने की घोषणा हुई। इसके साथ ही कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जिन्हें फिलहाल लागू नहीं किया जा रहा। माना जा रहा है कि जालंधर उपचुनाव साधने के लिए मान सरकार किन्हीं फैसलों को लागू कर सकती है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है। कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत करेगी। पूरे महाराष्ट्र में यह अभियान चलाया जाएगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच ये बैठक होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी कार्यकारी समिति की ये बैठक होनी है। कांग्रेस पार्टी आज ठाणे शहर से महाराष्ट्र में अपना जय भारत सत्याग्रह शुरू करेगी। ठाणे शहर जिला कांग्रेस प्रमुख विक्रांत चौहान ने कहा कि आज से पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारी समिति सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच शहर में बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल और राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक के दौरान उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में वर्तमान परिदृश्य से संबंधित कई प्रस्तावों को अपनाया जाएगा। पीएम डिग्री विवाद पर सियासत गर्मा गई है और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी की ओर से भी आम आदमी पार्टी को घेरा जा सकता है। बता दें कि कल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने डिग्री दिखाओ कैंपेन की शुरुआत की और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आपके नेता देश के सामने अपनी डिग्री को रखेंगे। उन्होंने स्वयं अपनी 3 डिग्रियों को मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MA और अन्य डबल MA की डिग्रियां देश के सामने रखी। साथ ही देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी डिग्री जनता के सामने रखें। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से खास तौर पर अपील की कि वो भी अपनी असली डिग्री को जनता के सामने रखें। गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है, तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है?
क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? मैं तो गुजरात विश्वविद्यालय से ये कहूंगी कि आपको तो जो आपका इतना यूनिक डिपार्टमेंट है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए। गुजरात यूनिवर्सिटी से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।